आज हम देखते हैं एमपी के मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के 2018 में आए हुए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द सम ऑफ 2m स्क्वायर प्लस 3mn प्लस 3p माइनस 4m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 5np माइनस p स्क्वायर एंड 5n स्क्वायर प्लस 4np प्लस 2p स्क्वायर माइनस p सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 6n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 5p स्क्वायर माइनस 4mn एंड माइनस m स्क्वायर प्लस np प्लस p स्क्वायर प्लस 2p। इन दोनों का योग करना है, इन दोनों के योग में से इन दोनों को घटाना है। तो हम पहले बेसिक फॉर्म देख लेते हैं इसका। एक जैसी टर्म्स को एक एक साथ लिख लेंगे। इसमें mn की टर्म है, इसमें p की है, इसमें m स्क्वायर 7mm np एक जैसी टर्म एक साथ कर लेते हैं। सबसे पहले ये बन जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा माइनस 2m स्क्वायर 3mn और 7am तो ये बन जाएगा माइनस 4mn 3p और 5np अलग अलग टर्म्स हैं, एज इट इज आ जाएंगे। और इसको भी ऐड करना है इसमें, तो 5n स्क्वायर ये भी एज इट इज आ जाएगा। 4np और 5np तो मिलकर बन जाएंगे 9np और 2p स्क्वायर और यहाँ पर माइनस p स्क्वायर था तो मिलकर हमारे पास बन जाएगा प्लस का p स्क्वायर और माइनस p हमारे यहाँ गिवन है तो माइनस p 3p में से माइनस p माइनस हो जाएगा तो ये 2p बन जाएगा। अब इन दोनों के एडिशन में से हमें माइनस करना है इस वाली टर्म को, तो 6n स्क्वायर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 6n स्क्वायर यानी यहाँ 5n स्क्वायर है और 5n स्क्वायर माइनस 6n स्क्वायर, इसको अच्छी तरह से हम लिख लेते हैं। 5n स्क्वायर माइनस 6n स्क्वायर और m स्क्वायर वाला टर्म देख लेते हैं तो माइनस 2m स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर तो ये प्लस का बन जाएगा तो माइनस 2m स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, n वाली टर्म हो चुकी है, m वाली टर्म हो चुकी है, यहाँ पर एक और माइनस m स्क्वायर भी गिवन है, इसको भी लिख लेते हैं तो एक और प्लस m स्क्वायर। एक और टर्म है p स्क्वायर वाली तो माइनस 5p स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर तो ये माइनस 4p स्क्वायर बन जाएगा और माइनस का साइन है आगे तो प्लस का 4p स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 4p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू 5p स्क्वायर बन जाएगा। और माइनस 4mn यहाँ पर भी माइनस 4mn है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और प्लस 2p और ये प्लस 2p ये भी दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह से टोटल टर्म आ जाएगी हमारे पास 5p स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर क्योंकि इन दोनों को सबसे करेंगे माइनस n स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8np। यहाँ पर np की एक टर्म है, यहाँ पर 9np था तो 9np में से एक np माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर एक 8np आ जाएगा। इस तरह से टोटल टर्म हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद 5p स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 8np बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक किसान 200 मीटर भुजा के समषटभुज आकार वाले भूखंड में बाड़ लगाना चाहता है। इसके लिए आवश्यक रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी। सबसे पहले देखते हैं कि किस में लगाना है बाड़, भूखंड में बाड़ लगाना है तो उसकी जो आकृति है वो षटभुज है और इसकी भुजा दे रखी है 200 मीटर तो ऑब्वियसली परिमाप निकालने के लिए 6 इंटू 200 मीटर 1200 मीटर पे बाड़ लगाने के लिए 1200 मीटर रस्सी की आवश्यकता होगी। कुल लंबाई उसकी 1200 मीटर होगी जिस पर हमें बाड़ लगानी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, 10% के लाभ पर एक टी सेट है और 20% के लाभ पर एक शरबत सेट बेचने पर एक क्रोकरी विक्रेता 26 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह 5% के लाभ, पहले तो 10% के लाभ पर एक टी सेट था और 20% के लाभ पर एक शरबत सेट है, एक क्रोकरी विक्रेता 26 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह 5% के लाभ पर टी सेट तथा 15% के लाभ पर शरबत सेट बेचता है तो 17 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो टी सेट और शरबत सेट का हमें वास्तविक मूल्य फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना टी सेट का जो मूल्य है वो हमने 1 रुपये माना और शरबत सेट का मूल्य जो है
वो हमने 22 रुपये माना। अब दुकानदार टी सेट को 10% के लाभ पर और शरबत सेट को 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो टी सेट का देखते हैं सबसे पहले। तो टी सेट पर लाभ हो गया हमारे x इंटू 10/100 यानी 10x अपॉन 100। एक बात तो ये होगी। और शरबत सेट पर हो रहा है 20% का, ये हो जाएगा y इंटू 20/100 यानी 20y अपॉन 100। ठीक है, अब कुल लाभ हम देख लेते हैं। तो कुल लाभ इन दोनों का टोटल हो जाएगा। कुल लाभ कितना हुआ हमें 10x अपॉन 100 प्लस 20y अपॉन 100, ये हमारा टोटल लाभ हो चुका। और ये टोटल लाभ जो हुआ है हमें कितना हुआ है एक्चुअल में 26 रुपये का हुआ है। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये 10x प्लस 20y इक्वल्स टू 2600। इस में चाहे तो हम 0 से 0 कैंसिल आउट भी कर सकते हैं और चाहे तो इसे 5 से डिविजिबल भी हो रही है ये, तो हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 का 25 और 5 दूनी 10। तो इस तरह से ये एक इक्वेशन हमारी बन जाती है। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड बात करें, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को भी सोल्व कर लेंगे। हम यहीं पर शॉर्ट में कर लेते हैं इसको। इस तरीके से 5x प्लस 15y बराबर 1700 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अगर इसको सोल्व करें हम 5 से डिविजिबल हो जाएगी ये भी। x प्लस 3y 340, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम दोनों से दोनों इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे। इन दोनों को यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से। इन दोनों को सोल्व करने पर y की वैल्यू तो आ रही है हमारे पास 80 और x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 100। यही हमसे पूछा है कि टी सेट और शरबत सेट का वास्तविक मूल्य क्या है। तो x किसका माना हमने टी सेट का, तो टी सेट की फर्स्ट आ जाएगी 100 और y आ जाएगी 80। इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा 100 और 80। नेक्स्ट देखते हैं, एक होटल को एक सप्ताह में 91 बोतल तेल की आवश्यकता होती है। यानी एक दिन में कितनी बोतल की आवश्यकता होगी, एक दिन में होगी 91/7 यानी 13 बोतल। यदि एक बोतल की लागत 98 है, ठीक है, तो 58 दिनों में, यानी एक बोतल की लागत 98 रुपये है, तो 58 दिनों में कितने तेल, 58 दिनों के लिए आवश्यक तेल की लागत हमें फाइंड करनी है। अभी तो एक दिन में तो लग रही है 13 बोतलें, तो 58 दिन में कितनी लगेगी 13 इंटू 58 बोतल, और एक बोतल की लागत है 98 रुपये। तो टोटल तेल की लागत कितनी हो जाएगी 13 इंटू 58 इंटू 98। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, टोटल लागत आ जाएगी 73892। आप सोल्व करके देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय अवधारणा को छोटे हिस्सों में विभाजित करना क्या कहलाता है। देखिए, संश्लेषण जो होता है, छोटे छोटे पार्ट्स को जब हम मर्ज कर लेते हैं, ऐड करके सबको संश्लेषित, सबको एडिशन कर देते हैं, उसको हम कहते हैं संश्लेषण। जबकि गणितीय अवधारणा को छोटे हिस्सों में तोड़ना, यानी एक निष्कर्ष है हमारे पास, उस निष्कर्ष से हमें उसके तथ्यों पर पहुंचना है, उसको और कंक्लूड करना है। तो हम जैसे एक कुछ चीज़ हमें दे दी और उसके हमें पार्ट्स में डिवाइड करके ही हम उसके मूल नेचर तक पहुंचते हैं। छोटे हिस्सों में बांटने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसे कहते हैं विश्लेषण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -53 प्लस इसमें x, मतलब क्या ऐड करें जिससे 53 आ जाए। तो हम देख लेते हैं, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी x इक्वल्स टू 53 प्लस 53 इक्वल्स टू 106। इसी से हमारा आंसर सेट हो रहा है।
ऑप्शन फोर्थ है, 106 दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि सम अष्टभुज का परिमाप 320 सेंटीमीटर है तो इसकी एक भुजा की लंबाई फाइंड करनी है। तो ये परिमाप दे रखा है एक तरीके से 8 × 320। अब एक भुजा की लंबाई फाइंड करनी है तो 320/8, 8 चौक 32 यानी 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम के रूप में एक पूर्ण संख्या देगा? देखिए, हमें पता होना चाहिए पूर्ण संख्या पहले क्या क्या होती हैं। ये 0 से स्टार्ट होती है। ऑल पॉजिटिव नंबर्स पूर्ण संख्याओं में इंक्लूड किए जाते हैं। तो 6 - 2 = 4, ये फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू 1 पॉइंट, ये 0 आएगा और ये भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसमें न तो नेगेटिव इंक्लूड करते हैं न फ्रैक्शंस इंक्लूड करते हैं। इसमें एक तो कंप्लीट नंबर होना चाहिए और 0 से स्टार्टिंग है, तो यानी फर्स्ट और थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है? इसमें नहीं दे रखा है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोग अनुमान एक कथन है जिससे हम जानते हैं कि यह सच है और गणितीय अंतर्ज्ञान पर आधारित है, और अगर हमने इसे साबित कर दिया तो यह एक क्या बन जाता है? अभिधारणा, स्वयं सिद्ध या सिद्धांत, प्रमेय या कथन। देखिए, प्रमेय एक गणितीय कथन है जिसका सत्य तार्किक रूप से स्थापित किया गया है और सिद्ध किया गया है, और एक अभिग्रहित एक गणितीय कथन है जिसे बिना प्रमाण के भी सत्य मान लिया जाता है। इसलिए अगर हम अनुमान सिद्ध कर सकते हैं तो यह प्रमेय बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिकेबल नंबर यानी सौहार्दपूर्ण संख्या की खोज किसके द्वारा की गई है? यूक्लिड, थेल्स, पाइथागोरस या प्लेटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइथागोरस। देखिए, एमिकेबल नंबर क्या होता है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुण के साथ संख्याओं की एक जोड़ी जो प्रत्येक दूसरे के धनात्मक भाजकों के योग के बराबर है। जैसे एक संख्या अपने स्वयं के भाजक के रूप में शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे 220 है और 284 है। अब 220 एक धनात्मक भाजक है, इसमें ऑल पॉजिटिव डिविजिबल्स इंक्लूड होते हैं जिनका योग 284 है, और 284 के धनात्मक भाजक, इसमें हम पहले भाजक देख लेते हैं इसके कौन कौन से इंक्लूड है। 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 और 110। अब इन सब का हम एडिशन करेंगे तो इन सब का जो एडिशन है वो 284 आएगा, जबकि 284 के धनात्मक भाजक हैं 1, 2, 4, 71 एंड 1, 4, 2, जिनका योग आ जाएगा 220। तो पाइथागोरस ने एमिकेबल नंबर यही है, इनका एडिशन करने पर ये नंबर आ रहा है, उनका एडिशन करने पर ये एमिकेबल नंबर, इन्हें हम कहते हैं यानी सौहार्दपूर्ण संख्या। तो इसकी जो खोज की गई थी वो पाइथागोरस द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ui बराबर xi माइनस 900 एंड fi सम ऑफ fi इक्वल्स टू -400 एंड सम ऑफ fi इक्वल्स टू 100, देन x बार की वैल्यू क्या होगी? देखिए, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h। अब यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। ui इक्वल्स टू xi माइनस a होता है जो हमें बता रखा है, a इक्वल्स टू 900 और h की वैल्यू हमें 1 गिवन है। इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो x बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 900 प्लस fi ui की वैल्यू हमें दे रखी है -400, fi की वैल्यू गिवन है हमें 100 और h की वैल्यू गिवन है हमें 1, यानी 900 में से 4 माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 896। आंसर ये दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में 896। अब हमें इवेल्युएट करना है x³
क्यूब माइनस 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 2। देखिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, एक फॉर्मूला हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसको इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। हमें दे रखा है ए क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम इसे ओपन कर सकते हैं। x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। x माइनस 2 बराबर 2, सो x की वैल्यू आ जाएगी 4, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन है त्रिभुज PQR और त्रिभुज LMN में PQ और NM दोनों बराबर हैं। दो त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें क्या रखा है हमें PQ और NM, यानी PQ और NM दोनों बराबर हैं और कोण P और कोण M भी बराबर है और PQ और NM बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग हो गया L और यहाँ पर हो गया R। अब ये कह रहा है भुजा कोण भुजा सिद्धांत द्वारा दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि, अब देखिए PQ और NM को हमने बराबर कर दिया, P और M को भी हमने बराबर कर दिया, तो अब कौन कौन सी भुजा बराबर हो जाएगी, PR और ML, क्योंकि दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण, ये कह रहा है दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है, यानी एक भुजा तो PQ हमने NM के बराबर कर दी थी और एक कोण बराबर कर दिया, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है, यानी दूसरी भुजा होगी PR और ML। द राइट आंसर इज PR एंड ML। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए त्रिभुज में O वृत्त का केंद्र है OAB, ये हमारा 60 डिग्री गिवन है। वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। अब देखिए इस त्रिभुज को हम देख सकते हैं कि ये भुजा 60 सेंटीमीटर है, ये एक समबाहु त्रिभुज हमें दिख रहा है, ये भी 60 सेंटीमीटर है और ये भी 60 सेंटीमीटर है। तीनों के कोण बराबर है, यानी एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों की भुजाएं भी बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। तो हमें भुजा क्या दे रखी है 6 × 6, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 × 6, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, A, B एंड C। अब इसमें इसकी भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। अब इसमें AD एक BC पर लंब है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसे tan B लाल अपन का से हम जानते हैं, sin cos एंड tan, यानी AD अपॉन BD, लंब अपॉन आधार, ये हमने लिया लंब अपॉन आधार इक्वल्स टू tan भी हो जाएगा, tan थीटा होता है ना, tan थीटा इक्वल्स टू लंब अपॉन आधार। ठीक है, तो tan भी, यानी ये तो दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3 और AD अपॉन BD, और AD स्क्वायर करेंगे तो 3 ऑफ BD स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर कर लेंगे, AD स्क्वायर इक्वल्स टू XBC स्क्वायर से, तो AD स्क्वायर साथ तुलना करने पर हम देखते हैं कि AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ऑफ
BC स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ये 3/4 नहीं है, इसका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा एंड बीटा बहुपद 3x² + 5x + 7 के शून्यक हैं तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी इक्वेशन में ये x² + bx + c है, यहाँ पर a = 3 है, b = 5 है एंड c = 7 है। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा = -b/a यानी -5/3 होता है एंड अल्फा इंटू बीटा = 7/3 होगा। इससे हम इस तरह से लिख सकते हैं -b/a होता है ये, और ये होता है c/a। अब हमने वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है कि आप फाइंड कीजिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। ठीक है, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2-3 मेथड्स हैं हमारे पास। हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा -5/3, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर रख देंगे 25/9 -3, अल्फा बीटा की वैल्यू है 7/3 अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो 7 × 7 × 7 एंड 3 × 3 × 3। इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 190/343 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने सोल्व किया। देखिए, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। फिर इसे आगे हमने खोला तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा पहले ये वन है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये यहाँ से आई है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाव त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है हमें 4√3। एक वृत्त के अंदर है, एक वृत्त है उसके अंदर है समबाहु त्रिभुज। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो देखिए, एक परिवृत्त है तो परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, r = a/√3। ये परिवृत्त की त्रिज्या है। तो हमें a गिवन है तो r हम फाइंड कर सकते हैं 4√3 / √3। √3 से √3 कैंसिल आउट, 4। हमें वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करना है यानी πr²। πr² को हम करेंगे सोल्व तो पाई और r² की वैल्यू 4 का स्क्वायर = 16 पाई। आंसर इज 16 पाई। नेक्स्ट देखते हैं, दो त्रिभुज हैं ABC, एक और त्रिभुज दे रखा है PQR, यानी AB बराबर है इसमें QR के, AB बराबर है QR के और BC बराबर है QP के, यानी R यहाँ आएगा। QP बराबर है BC के और AB बराबर है QR के और AC बराबर है RP के। ठीक है, तो हम इससे सर्वांग कर सकते हैं। ABC सर्वांग होगा RQP के। सेकंड आंसर राइट। एक थाली में 30 लड्डू हैं, 30 लड्डू हैं। n/2 लड्डू अनिल ने ले लिए। यदि 10 लड्डू शेष रह गए तो बहुत सिंपल है, 30 लड्डू थे, n/2 माइनस हो गए, 10 शेष रह गए। कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है? राइट आंसर इज 4th, 30 - n/2 = 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये देख लेते हैं, ये ABCD है, समलंब चतुर्भुज है। इसमें AB हो गया,
ये सी हो गया, ये सी डी हो गया। अब ए बी समांतर है डी सी के, ये ए बी है, ये समांतर है डी सी के, और ए बी डी का क्षेत्रफल हमें 24 दे रखा है, और ए और बी इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें ए बी सी की संगत भुजा ए बी की ऊंचाई फाइंड करनी है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार ए बी दे रखा है, ए बी इंटू यहाँ एम कंसिडर कर लेते हैं, और हमें सी एल ये फाइंड करना है। तो डी एम दे रखा है इक्वल्स टू 24, इसका एरिया गिवन है। 1/2 ए बी की वैल्यू 8 है, डी एम की वैल्यू हमें पता नहीं है, और 24, तो डी एम की वैल्यू आ गई 6, और डी एम बराबर हो जाएगा सी एल के, जो कि 6 सेंटीमीटर है। यही हमें फाइंड करना था कि ए बी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस एक समलंब है। पी क्यू आर एस एक समलंब है, पी क्यू आर एस। पी क्यू समांतर है आर एस के, और पी क्यू बराबर है पी एस बराबर है क्यू आर के। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देख लेते हैं, पी क्यू समांतर है आर एस के, और पी क्यू बराबर है एस आर के। तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ये हम देखते हैं। कोण पी, इसको हम इस तरीके से देख लेते हैं, अगर हमने इस समलंब चतुर्भुज को आगे तक बढ़ाया टी तक, तो हम देखेंगे इसमें जब समांतर हो जाती है दो भुजाएं, तो वो समानुपाती भी होंगी। टी आर बटे पी आर बराबर हो जाएगा टी एस बटे एस क्यू, यानी ये भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो ये वाले कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कोण P और Q ये बराबर होंगे। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है x² - 3x + 7 के शून्यक हैं, ठीक है, जिसके शून्यक 1/अल्फा और 1/बीटा हैं, तो वह द्विघात बहुपद हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² - 1/अल्फा + 1/बीटा + 1/अल्फा बीटा, ये इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3/1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7। इस इक्वेशन में रख लेते हैं। x² - अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा 1 में अल्फा बीटा, ये इक्वेशन है। तो x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/7। इसको हम सोल्व करेंगे तो 7x² - 3, यहाँ पर x आएगा 3x + 1। इक्वेशन कौन सी है, फोर्थ वाली, राइट आंसर है फोर्थ। एक क्वेश्चन गिवन है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों का औसत दे रखा है 75 डिग्री। इसके बाद मंगलवार, बुधवार और गुरुवार इन तीनों का औसत दे रखा है हमें 77 डिग्री। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार का जो औसत तापमान है, इनका योग क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा 75 × 3 = 225 डिग्री सेल्सियस। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार इन तीनों का योग क्या हो जाएगा 77 × 3 = 231 डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें गुरुवार का दे रखा है 76 डिग्री सेल्सियस। कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार में से अगर हम गुरुवार माइनस कर दे तो पर हमारे पास मंगलवार और बुधवार का आ जाएगा, ठीक है। तो 231
-76 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास मंगलवार प्लस बुधवार का। तो ये कितना आएगा 155 डिग्री सेल्सियस। हमें सोमवार का तापमान फाइंड करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट से 225 माइनस 155 इक्वल्स टू 70 डिग्री सेल्सियस, और ये किसका आ जाएगा मंडे का। तो 70 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट ऑप्शन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वो इक्वेशन हमारे काम में आ रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन है, बहुत इजी सी, डायरेक्टली हम फाइंड कर लेंगे। अब तो ज़्यादा 279 डायरेक्ट ए प्लस बी बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 279 प्लस 113, इसका एडिशन आ जाएगा 392। 6 से विभाजित होने वाली संख्या का हमें चयन करना है। देखिए विभाजिता के कुछ रूल होते हैं कि जो संख्या 6 से विभाजित होने के रूल में हम देखते हैं कि वो संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो रही है, कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो रही है। तो क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? नहीं। पर ये क्या 3 से हो रही है? 3 7 21, 3 6 18, नहीं। तो ये फर्स्ट तो नहीं होगा। ये संख्या क्या 2 से विभाजित हो रही है? 2 एकम तो 2 से 2 चौक 8, 2 से हो रही है। 3 7 21, 3 एकम 3, 3 6 18, ये 3 से भी हो रही है। इसका मतलब 2 और 3 जब दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यही विभाजिता का रूल है। तो जो दोनों से विभाजित हो रही है 6 से विभाजित होगी, तो राइट आंसर इज 2148। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a क्यूब माइनस 37 BC के संबंध में सही कथन का हमें चयन करना है। अब ये पद a b c आर 3 टर्म्स, ये 3 पद हैं a b c के। तो देखिए ये a b c जो हैं ये 3 पद नहीं है, ये 3 कांस्टेंट हैं, चर हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। तो ये वेरिएबल्स हैं न कि पद हैं, तो इसलिए ये तो आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है 4a क्यूब यानी 4a क्यूब एंड 37 BC आर 2 टर्म्स, यानी ये 2 पद हैं। तो बिल्कुल ये 2 पद हैं। 4a क्यूब माइनस 37 BC जिसमें 4 और 37 ये तो कांस्टेंट हैं, और a b c ये तीनों वेरिएबल्स हैं। तो ठीक है, और ये द्विपदी व्यंजक हो गया क्योंकि इसमें एक पद तो 4a क्यूब हो गया, एक पद हो गया 37 BC। नेक्स्ट दे रखा है 4a क्यूब माइनस 37 BC, एक पद ये है, बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि ये तो द्विपदी व्यंजक हो गया। नेक्स्ट दे रखा है 4a क्यूब माइनस 37 BC, एक पद है, नहीं, ये द्विपदी व्यंजक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसमें 2 पद है, ये द्विपदी व्यंजक है, और a b c ये तीनों वेरिएबल्स है न कि पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222 इज मल्टीप्लाई बाय 15। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम लग सकता है, हम इसको इजी मेथड में करना चाहें तो 10 + 5 करके क्विक हो सकता है थोड़ा सा। डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 3। अब इसमें देख लेते हैं मल्टीप्लाई करने पर 1 1 1 1, 15 × 2 15 × 2 30 करके भी डायरेक्टली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। 30 पीछे आ रहा है, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। इस तरीके से करना चाहे तो इस तरीके से, यानी 10 + 5 करना चाहे तो वो भी इजी है। डायरेक्टली पीछे एक 0 लगाना है और 5 से मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। या 10/2 कर लीजिए इसको, या इसको 10/2 कर लीजिए तो 1 1 1 1 और एक 0 ऐड कर सकते हैं हम। वो जो भी मेथड आपको इजी लगे। ये एक मेथड ये हो सकता है 2 2 2 2 2, एक हमने टेल का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला डिजिट आ गया, और एक हम 10/2 कर लेंगे तो डायरेक्ट 1 1 1 1 1 1 और एक 0 लगानी है पीछे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 7 से गुणा करने पर, एक संख्या है उसको हम 7 से गुणा कर रहे हैं, उसमें से 36 घटा रहे हैं, तो परिणामी संख्या स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यानी वो 3x हो जाती है। तो डायरेक्टली हो जाएगा 7x - 3x = 4x, x = 9। राइट आंसर इज 9।
विभाजनीयता का जांच का उपयोग करके निर्धारित करने की निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। देखिए अभी हमने एक 6 वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसमें 2 और 3 को देखते हैं कि 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से भी। 8 के लिए कि पीछे के 3 डिजिट देखते हैं, अगर वो लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी डिविजिबल होगी। क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 चौक 32, 8 5 8 6 8 से 56, 8 8 9 72, 9 8 45, 8 6 48, 8 7 56, ये भी डिविजिबल नहीं है। इसको ट्राई कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 5 13, 8 7 56। तो ये वाली डिजिट जो है वो उसके जो 3 डिजिट्स हैं लास्ट के, ये पूरी तरह से 8 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 8 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। ये डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स होते हैं। नेक्स्ट, जैसे 6 के लिए हमने देख लिया 2 और 3 को दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 8 के लिए हम लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। 9 के लिए हम सबका एडिशन देखते हैं कि वो एडिशन जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 11 के लिए सम इवन ओड का डिफरेंस देखते हैं। इवन और ओड, इवन वाली डिजिट्स को ऐड करते हैं, ओड वाली डिजिट को ऐड से करते हैं, दोनों को डिफरेंस करते हैं, इक्वल में 0 आना चाहिए। तो कुछ पैटर्न्स होते हैं, हम याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के वर्गीकरण में शब्द संश्लेषण को किस रूप में संशोधित किया गया है। देखिए ब्लूम के कुछ वर्गीकरण थे, जिसमें सबसे पहले हमने संज्ञानात्मक पक्ष देखा था। जिसमें संज्ञानात्मक पक्ष में सबसे पहले ज्ञान देखा था, अवबोध देखा था, देन एप्लीकेबल यानी अनुप्रयोग, उसका अनुप्रयोग करना देखा था। उसके बाद विश्लेषण देखा था, संश्लेषण देखा था और मूल्यांकन देखा था। पर बाद में उस शब्द संश्लेषण को संशोधित कर दिया गया, तो उसका क्या नाम रखा गया? उसका नाम रखा गया था क्रिएटिंग, यानी सृजन करना। ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट, 7 मीटर लंबा और 450 सेंटीमीटर चौड़े भूमि के टुकड़े पर 1 मीटर भुजा वाले 11 वर्गाकार गड्ढे बनाए गए हैं। भूमि के शेष हिस्से का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ये चौड़ी भूमि का एरिया देख लेते हैं कि ये कितना, इसका एरिया कितना है। तो भूमि का एरिया कितना हो गया? सबसे पहले तो भूमि का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो भूमि की लंबाई चौड़ाई हमें गिवन है, लंबाई इंटू चौड़ाई। एक देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। अगर इसे भी हम मीटर में, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 4.5 इंटू 7 हो जाएगा, यानी 31.5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट लैंग्वेज में क्या कह रहा है कि 1 मीटर भुजा वाले 11 वर्गाकार गड्ढे खोदे गए हैं। तो वर्ग का एरिया कितना होता है? भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी देखिए 1, यानी 1 का स्क्वायर, और कितने गड्ढे हैं? 11, यानी 11 मीटर स्क्वायर के एरिया ये कवर कर रहा है, और भूमि का एरिया है 31.5। तो रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा? शेष क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 31.5 माइनस 11, इसका आंसर आ जाएगा 20.5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गणित विज्ञानों की रानी और संख्या सिद्धांत गणित की रानी है। यह किसके द्वारा कथन यह किसके द्वारा कहा गया है? देखिए कुछ कथन जो है हमें डायरेक्टली याद रखने हैं, उसमें कुछ की वर्ड्स होते हैं जो हमें याद रखने हैं। जैसे रानी गोस ने कहा, नौकर बेल ने कहा। इसी तरह से कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो पूरी लैंग्वेज में याद रखने की बजाय उसके कुछ कीवर्ड्स याद रख लेते हैं। जैसे निष्कर्ष है तो तर्क ने कहा, गैलीलियो ने ब्रह्मांड का यूज़ किया, नेपोलियन ने पूरी संसार का यूज़ किया। तो कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज में आप याद रखकर डायरेक्टली उनके कथन किसने कहे हैं, उनके साइंटिस्ट को हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अब 99999 की परिवर्ती संख्या, एक पूर्ववर्ती संख्या होती है, एक परिवर्ती संख्या। परिवर्ती संख्या इज नेक्स्ट नंबर और पूर्ववर्ती संख्या उसके बिफोर। तो परवर्ती संख्या हमें फाइंड करनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा +1 करेंगे तो परवर्ती संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 2 3 और +1 3 2। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा +9। कुछ समझाने जैसा नहीं है इसमें। एक रेखीय समीकरण है 5x + 3y = -15 का ग्राफ वह रेखा है जो एक x अक्ष से इस बिंदु पर मिलती है। सबसे पहले तो हमें यह बताना होना चाहिए कि x अक्ष पर y = 0 होता है। इसमें y = अगर 0 रखते हैं तो
x की वैल्यू -3 आ जाती है, तो इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, -3 एंड 0। एक वर्ग का चौथा शीर्ष ज्ञात करना है हमें। एक वर्ग है, इसके 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 0 0 0 0 -3। फोर्थ पॉइंट हमें फाइंड करना है। इसमें एक कॉमन बात होती है कि इनके सबके मिड पॉइंट इक्वल होते हैं, यानी मतलब इसका जो ये पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट दोनों इक्वल होगा। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है s = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। देख लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट में, तो x की वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो 3/2 और -3/2, ये पॉइंट्स इसके आ जाएंगे। तो ये भी हम फाइंड करेंगे, तो x + 0/2 = 3/2 एंड y + 0/2 = -3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x और y की वैल्यू 3 एंड -3 आ जाएगी। तो व्हाट इज वेयर इज द ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, 3 एंड -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y अक्ष पर 3 - 5 का दर्पण प्रतिबिंब हमें फाइंड करना है। देखिए, x अक्ष पर, y अक्ष पर हमें कुछ चीज़ ध्यान रखनी है। जब y अक्ष पर दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो y को अफेक्ट नहीं करना और डायरेक्टली x का साइन चेंज कर देना है। तो इसमें y को हम अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, -5 को -5 ही रहने देंगे, तो ये इसमें ऑप्शन। और x को कन्वर्ट करना है, तो x हो गया -3, 3 से -3 में कन्वर्ट डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 12 और -13 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है? तो इसे डायरेक्टली या तो हम इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट विल बी आंसर। अब इक्वेशन सेकंड देख लेते हैं डायरेक्टली। +5 × -13 = 19 आ रहा है। बिल्कुल, ये दोनों जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, x और y की वैल्यू इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो दैट विल बी द आंसर। वही रेखा गुजरने वाली समीकरण है। नेक्स्ट है, तत्काल उद्देश्य के अंतर्गत वर्णित है, यानी इमीडिएट ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? भावात्मक पक्ष, संयोजी पक्ष, एल्टीट्यूड डोमेन यानी उच्चत्व पक्ष या संज्ञानात्मक पक्ष। देखिए, तत्काल उद्देश्य यानी इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, संज्ञानात्मक पक्ष में सभी आते हैं, जैसे इसमें ज्ञान आता है, अबोध होता है, अनुप्रयोग होता है। तो जैसे ज्ञान है, किसी चीज़ की नॉलेज हमें इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स हमें उसके प्राप्त हो जाते हैं, इमीडिएट उद्देश्य हमें उसके प्राप्त हो जाते हैं, तो वो सब संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें AB = 7 है, BC = 13 सेंटीमीटर है। तो इससे कितने त्रिभुज मौजूद हैं? तो सबसे पहले तो हमें त्रिभुज की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज के अंतर्गत दो भुजाओं का योग यानी AB + BC = CA। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये चीज़, इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट। अब हमें दो भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज तो ऑब्वियस बात है कि दो भुजाएं इसकी सेम होगी, यानी एक भुजा 7 है, एक भुजा 7 है और एक भुजा 13 है, यानी 13 + 7 मस्ट बी ग्रेटर देन 7 एंड 7 + 7 इज ग्रेटर देन 13। इन दोनों कंडीशन में यानी दो ही त्रिभुज के संभव हो पा रहे हैं, यानी इसके कितने त्रिभुज ऐसे मौजूद हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और -1 ए ऑप्शन में है और B -3 और -4 को जोड़ने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाली बिंदु P का निर्देशांक हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें उसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। एक पॉइंट दे रखा है A का 3 और -1 और B का पॉइंट दे रखा है -3 और -4। ये A है और ये B है और ये अनुपात दे रखा है 2:1। ठीक है, तो इनके मिड पॉइंट अगर हम फाइंड कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 = और इधर भी दे रखा है हमें, तो हम रख देते हैं, इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो m1 हो गया 2
और x2 हो गया हमारे पास माइनस का 3 प्लस m2 हो गया 1 और x1 हो गया 3 प्लस m1 प्लस m2 हो गया 3, तो ये हो गया -6 प्लस 3 अपॉन 3, दैट विल बी -3 अपॉन 3 -1। तो x की वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास, यहाँ से ये x का फॉर्मूला होता है, x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -1, पर ये सब में ही है। अब y का भी देखना पड़ेगा हमें। y के लिए m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास, m1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है -4 और m2 की वैल्यू है हमारे पास 1 और y1 की वैल्यू है -1 और m1 प्लस m2 की वैल्यू है 3, तो इस तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। तो -1 और -3 इसके ऑप्शंस हो गए, -1 और -3। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है जिसके पॉइंट्स हैं। देखिए इसे बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत फॉर्मूलाज के फॉर्म में हम याद करते हैं, पर मैं बहुत इजी मेथड आपको बताने जा रही हूँ कि इसके 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो इसका बहुत ईजी मेथड है 0 1 0 5 5 4 एंड 0 1। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। 0 × 5 0 प्लस 0 × 4 0 प्लस 5 × 1 5 माइनस। अब दूसरी डायरेक्शन में चलेंगे। 1 × 0 0 1 × 0 0 5 × 5 25, तो 0 प्लस 25 प्लस 0, तो 5 - 25 इक्वल्स टू -20 और बाहर 2 है तो अपॉन में 2, तो -10। अब इसका क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ग इकाई या 10 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए बस सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, इन सबको डिजिट को ऐसे ऐसे जमा लीजिए। 0 1 0 5 5 4 0 1। एक बार इस डायरेक्शन में चलना है नीचे की साइड में, फिर एक बार उसको माइनस करके ऊपर की डायरेक्शन में चलना है, दोनों को नेगेटिव कर देंगे। फॉर्मूला याद करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी गलत हो गया तो आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये बहुत ईजी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में अनुभव करने या शारीरिक गतिविधियों को करने से सीखते हैं। देखिए कोई भी काइनेस्टिक लर्निंग होती है या जिसमें हमारे बॉडी पार्ट्स या पेशियाँ या हमारे मूवमेंट्स होते हैं, वही शारीरिक गतिविधियों में इंक्लूड किया जाता है। जैसे हमारे लिखना है, चलना है, ये सारी गतिपरक गतिविधियाँ हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन इसके हो सकते हैं? गतिपरक शिक्षार्थी, श्रवणात्मक शिक्षार्थी, अनुक्रमिक शिक्षार्थी या दृष्टिक शिक्षार्थी। तो इसमें गतिपरक शिक्षार्थी आएगा, क्योंकि जो भी लर्निंग एक्टिविटी है, जो भी मूवमेंट, बॉडीली मूवमेंट से एक्टिविटी होती है, वही शारीरिक गतिविधियों के अनुभव से ही हम सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गतिपरक शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के अंतर्गत, एक वृत्त है, उसके अंतर्गत एक वर्ग बनाया है और ये वृत्त की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका जो व्यास होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा, ऑब्वियस बात है। तो ये 12 सेंटीमीटर जो होगा ये इस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो वर्ग का जो विकर्ण होगा 12 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? विकर्ण बाय √2। ठीक है, तो वर्ग की भुजा क्या आ गई अब अपने पास? 12/√2। हमें अब फाइंड करना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखते हैं, भुजा स्क्वायर। तो 12/√2 इंटू 12/√2 144/2 यानी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 300 ईसा पूर्व के दौरान महान स्कूल अलेक्जेंड्रिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो सिकंदर महान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का केंद्र -1 और 3 पर है और व्यास का एक अंत का निर्देशांक 2 5 है, तो दूसरे अन्य का निर्देशांक हमें फाइंड करना है। एक वृत्त दे रखा है
इसके केंद्र के निर्देशांक है -1 और 3, एक अंत का निर्देशांक है 2 और 5। तो हमें इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो अन्य के निर्देशांक आ जाएंगे, यानी 2 + x/2 = -1 फर्स्ट, एंड 5 + y/2 = 3। सोल्व कर लीजिए। -2 इधर आएगा -2, तो पॉइंट हो जाएंगे -4, ये तो -4 हो जाएगा। और इधर देख लेंगे 6 - 5, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये तो हो गया आपकी x की वैल्यू और ये हो गया आपकी y की वैल्यू, यानी -4 और 1 विल बी द आंसर। यदि एक कोण का संपूरक स्वयं के बराबर है तो कोण होंगे। देखिए हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। जब ये दोनों कोण बराबर है, यानी x + x = 180 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण बराबर है, तो एक कोण की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक समकोण के बराबर हो जाएगी। ऑब्वियस बात है, 90 डिग्री समकोण, राइट एंगल। जब शिक्षार्थी अपनी परिभाषा, अवधारणा स्वयं, सिद्धांत स्वयं बनाते हैं, तब वे क्या निर्मित कर रहे होते हैं एक्चुअली। जैसे हमें कोई भी, हमने कंक्लूजन निकाला, कोई भी सिद्धांत की निर्माण किया उसका, फिर प्रमेय बनी, फिर उसमें से सिद्धांत लगाया, अभिग्रहित बने, तो उसके बाद जब वो और चीज़ों पर भी उसको लागू करके देखता है, जैसे हम अभी इंडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड देखते हैं, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें कोई रूल दे दिया, हमें कोई एग्जाम्पल दे दिया, जैसे 2 रुपए के 4 सेब हैं, तो यही चीज़ वो घर पे भी अप्लाई करके देखता है। जब हम 4 सेब देख रहा है कि अच्छा ये 4 सेब हैं, तो 2 रुपए के घर पे स्कूल में बताया था हमें, अब घर पे भी उस चीज़ को जनरलाइज कर रहा है, वो अपने स्तर से ही उस चीज़ को सीखने का प्रयास कर रहा है। तो वो एक्चुअल में क्या प्रोसेस अपना रहा है, वो जनरलाइजेशन कर रहा है कि एक कंसेप्ट सीखने के बाद उसे और चीज़ों में और परिस्थितियों में भी लागू करना जनरलाइजेशन होता है। तो यही है जब सिद्धांत वे स्वयं बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो रूल को सेट करते हैं कि हाँ ये रूल हमने सीख लिया और चीज़ों पर अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब वो कर रहे हैं जनरलाइजेशन। एक गायन प्रतियोगिता में 15 प्रतिभागियों को दिए गए अंक अधिकतम 60 हैं, ठीक है। अब हमें 60, 52, 42, 40, 43, 44, 46, 46, 45, 42, 43, 40, 46, 48, 46 आंकड़े का बहुलक कितना है। देखिए बहुलक की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी हायर नंबर्स, हायर टाइम्स यूज हो रहे हैं नंबर्स, वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो किसका रिपीटेशन बार बार हुआ है, 46, 46, 46, 46, यानी 4 टाइम्स 46 है। डेफिनेटली आंसर विल बी 46। एक विषम को याद करना है, यानी कि इसमें से ऑड वन कौन सा है। इसे देखिए त्रिज्या में भी एक रेखाखंड हम यूज कर लेते हैं, जीवा होती है उसमें भी रेखाखंड यूज कर लिया जाता है, त्रिभुज होता है उसमें भी हम रेखाखंड यूज कर लेते हैं, पर बिंदु तो ओनली बिंदु होता है, इसमें ना तो कोई रेखाखंड होता है ना कुछ होता है, ओनली एक बिंदु होता है। तो इसमें से ऑड वन क्या हुआ, बिंदु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदु। बच्चे की गिनने की क्षमता के लिए एक प्राथमिक शर्त क्या है। पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्थानीय मान अवधारणा में प्रवाह हो, संख्या लेखन में प्रवाह हो, या संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो। देखिए ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है। संख्या लेखन में प्रवाह हो पर संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो, तभी गिनने की क्षमता, जैसे 1, 2, 3, 4 संख्या लेखन में प्रवाह है तो समझ में आ गया, लेकिन 1 के बाद अगर वो 5 लिख रहा है फिर 7 लिख रहा है तो ये संख्या लेखन में प्रवाह के साथ उसका अनुक्रम भी तो सही होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है इन दोनों लैंग्वेज को इंक्लूड कर रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन ये फोर्थ हो जाएगा कि संख्या शब्द अनुक्रम के साथ प्रवाह हो। तो गिनने की क्षमता के लिए प्राथमिक शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठचर्या एक कलाकार के हाथ में एक उपकरण है जो उसके स्टूडियो यानी विद्यालय में उसके आदर्शों के अनुसार उसकी सामग्री छात्रों को ढालने के लिए है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। देखिए मैंने कहा आपको स्टेटमेंट डायरेक्टली याद रखने हैं, तो ये कथन कनिंघम ने कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित के एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उचित नहीं है क्योंकि यह वन मैन शो का रूप लेता है। देखिए एक व्याख्यान लेक्चर मेथड होता है,
हम उस मेथड को बेस्ट मानते हैं जो कि बाल केंद्रित हो, न कि वो मेथड अच्छा होता है जो कि शिक्षक केंद्रित हो। अब बाल केंद्रित मेथड तो वही है कि जिसमें बच्चा एक्टिव रहे, बच्चा एक अच्छा लिसनर के साथ वो खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहा हो उस एक्टिविटी में, तो वो मेथड सबसे बेस्ट होता है। अब इसमें दे रखे हैं ऑप्शंस, व्याख्यान विधि, अनुमानी विधि, परियोजना विधि और प्रयोगशाला विधि। वन मैन शो यानी बच्चा तो है पैसिव एंड टीचर है एक्टिव, तो वो चीज़ कहलाती है वन मैन शो, तो वो बच्चे के लिए इतना इफेक्टिव नहीं होती। तो ये जो व्याख्यान विधि है ये एक तरह से वन मैन शो के रूप में है, क्योंकि इसमें टीचर अपना लेक्चर दे रहा है, बच्चे ओनली पैसिव की तरह सुन रहे हैं, तो वो एक अनइफेक्टिव मेथड है। जो कि प्रयोगशाला विधि में भी बच्चा एक्टिव रहता है, परियोजना में भी बच्चा एक्टिव रहता है, और ह्यूरिस्टिक अनुमानी विधि यानी उसमें बच्चा खोज करके सीख रहा होता है। तो सारे मेथड में बच्चा एक्टिव है, लेकिन व्याख्यान विधि में बच्चा एक पैसिव की तरह यूज आ रहा है। भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? अगेन हमें ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये पीसी महालनोबिस इसके जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,999 और 11,052 इसके बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं आती हैं? तो पूर्ण संख्याओं को याद करने का बहुत सिंपल सा फंडा है कि दोनों को माइनस करके उसमें से एक और माइनस कर दिया जाए तो एग्जैक्टली पूर्ण संख्याओं की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको माइनस करेंगे हम, तो इन दोनों का जो माइनस होगा वो तो होगा 53, और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 52। तो कितनी पूर्ण संख्या होंगी? 52। अनु अमल द्वारा रेखांकित किए गए प्रत्येक 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले 5 पॉइंटर स्टार आकार के बहुभुज का परिमाप ज्ञात करना चाहता है। तो स्टार का परिमाप क्या होगा? स्टार का परिमाप ज्ञात करने में अनु की सहायता कर रहे हैं हम, ठीक है। एक स्टार है यानी 5 पॉइंटर स्टार है, ये 5 पॉइंटर 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट का स्टार हमने बना लिया। अब इसकी प्रत्येक भुजा है 5 सेंटीमीटर, यानी ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 5 5, यानी एक पॉइंटर कितना कंसिस्ट कर रहा है? 10 सेंटीमीटर का, क्योंकि है तो 5 पॉइंटर, परंतु ये सब भुजा कितनी हो गई? ये 10 हो गई, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, यानी 10 इंटू 5, 10 भुजा है और 5 पॉइंट्स हैं, यानी 50 सेंटीमीटर का इसका परिमाप हो चुका। आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।